नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं और सेकंड मेथड का हमारा नाम है प्रथम अवकल को हटाकर प्रसामान्य रूप में रखना। ये हमारा सेकंड मेथड है और सेकंड मेथड आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमारा फर्स्ट मेथड था हमारा CF की मदद से सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। इससे पहले हमने CF का एक पार्ट निकाल के हम सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया करते थे। अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हो। इसमें हम सेकंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं और सेकंड मेथड हमारा फोकस करता है जनरल फॉर्म पे। जनरल फॉर्म अगर हम पढ़ें तो इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा सेकंड मेथड है और सेकंड मेथड के अंदर हमारी दो जनरल फॉर्म यहाँ पे यूज़ होती हैं। एक जनरल फॉर्म होती है सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, यानी कि d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल्स टू r। ये हमारी सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। अब ये यूज होगी यहाँ पे, और यूज होने का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हमें याद रखना है वो है कि इसका जो d2y/dx2 जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड अवकलज है, इसका जो कॉफिशिएंट है, इसका यहाँ पे हम कॉफिशिएंट देखें तो कितना है 1, और ये हमेशा 1 ही होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना है कि d2y/dx2 का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है या नहीं है। अगर ये 1 नहीं होता है तो हमें 1 बनाना पड़ता है। अगर हम इसे देखें कि अगर इसकी जगह यहाँ पे x² होता क्वेश्चन के अंदर, माना कि ये क्वेश्चन था हमारा ऐसे, x² होता, PQR कुछ ना कुछ हमारी वैल्यू दे के रखता है यहाँ पे, और तब बोलता कि आप इसे जनरल फॉर्म वाले मेथड से सॉल्व कीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि प्रथम अवकल को हटाकर जनरल फॉर्म वाले मेथड से आप इसे कीजिए। अगर ऐसा करना होता तो हम डायरेक्ट नहीं करते। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस x² को हटाएंगे और हमारा जो कॉफिशिएंट है d2y/dx2 का उसे हम 1 बनाते हैं। तो इसे 1 बनाने के लिए x² को हटाना पड़ेगा, और x² को हटाने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम x² का दोनों साइड भाग लगा दें। यानी कि अगर भाग लगाओगे तो यहाँ पे ये नीचे यहाँ x² आ जाएगा, यहाँ x² आ जाएगा, यहाँ x² आ जाएगा, और यहाँ से ये x² ख़त्म हो जाएगा और इसका जो कॉफिशिएंट है वो हमारा 1 हो जाएगा। और ऐसे होने के बाद में ये वाली जो इक्वेशन होगी इसे हम आगे सॉल्व करेंगे जनरल फॉर्म वाले मेथड से, यानी कि सेकंड मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। यानी कि अभी मैं यहाँ पे अगर तुमसे बोलूँ कि यहाँ पे हमने जनरल फॉर्म, जो हमारी जनरल फॉर्म है उसे यूज़ किया है, इसका मतलब इसका जो कॉफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। ये है हमारा कहने का मतलब, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हमारी इस जनरल फॉर्म को कहीं ना कहीं इस वाली जनरल फॉर्म में चेंज करके लिखते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमें इस वाली जनरल फॉर्म यानी कि जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे चेंज करके d2b/dx2 प्लस iv इक्वल्स टू ऐसे, यानी कि बाई डिपेंडेंट वेरिएबल को, बाई डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि परतंत्र चर को एक नए परतंत्र चर b में चेंज करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि इस मेथड से जो हमारा ओवरऑल सोल्यूशन निकल के आता है, ये वाला मेथड है, यानी कि प्रथम अवकल को हटाकर अगर आप ओवरऑल सोल्यूशन निकालते हो तो जो मेन सोल्यूशन है जो हमारा आना चाहिए बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में, वो होता है हमारा बाई बराबर u/b। ये इसमें एक हमें b की वैल्यू रखनी पड़ती है, एक हमें u की वैल्यू रखनी पड़ती है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके बाई के इक्वल्स टू अगर रखते हो तो ये जो निकल के आता है ये ही हमारा इसका सॉल्यूशन होता है। तो इसे निकालना होता है, इसके लिए हमें एक b चाहिए और एक u चाहिए। तो u को निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है। u को निकालने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो अगर हम देखें तो u को निकालने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है, ये वाला u बराबर e⁻⁻k1/2 इंटीग्रेशन pdx। ये u को निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला है। यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी सेकेंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे चेक करते हैं कि ये हमारी जनरल फॉर्म में है या नहीं है। चेक करने का मतलब ये है कि ये इसका जो कोफिशिएंट है, जो हमारा d2y/dx2 दिया हुआ है, इसका कोफिशिएंट 1 है या नहीं है, 1 है या नहीं है। तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। इसमें से p, q और r की वैल्यू हम यहाँ से
निकाल लेते हैं और इन पी क्यू आर की वैल्यू निकालने के बाद में यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, यू की वैल्यू। और यू की वैल्यू निकालने के लिए हम यू बराबर ई की पावर -1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे u की वैल्यू निकालने के लिए किसका यूज़ करेंगे, p का यूज़ करेंगे। तो p की मदद से u की वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, यानी कि हमारा जो ओवरऑल सॉल्यूशन है y बराबर u भी, इसके अंदर u की वैल्यू आप निकाल चुके हो। ठीक है, अब हमारी वैल्यू किसकी चाहिए, हमें b की वैल्यू चाहिए। तो b की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। जब b हमें कहीं ना कहीं यहाँ से पुट करना पड़ेगा, क्योंकि b तो हमारे पास कहीं भी है नहीं। तो b को पुट करने के लिए हमारा जो बाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बाई एक परतंत्र चर होता है, इसे चेंज करके हमें किस में चेंज करना पड़ता है, बी में चेंज करना पड़ता है। तो हम डायरेक्ट ही क्या करते हैं, इस वाली जनरल फॉर्म को ऐसे चेंज कर देते हैं। यानी कि बाई को हमने जो पाई परतंत्र चर है इसे बी में चेंज कर दिया, और बी में चेंज करने के बाद में यहाँ पे कुछ ना कुछ ये आई और एस आते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास अब आई और एस की वैल्यू नहीं पता, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आई और एस की वैल्यू रखनी है। तो आई और एस की वैल्यू रखने के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ फॉर्मूले होते हैं। और फॉर्मूले क्या हैं, आई के लिए हमारा फॉर्मूला है आई बराबर क्यू -1/4 पी स्क्वायर माइनस के 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स। ये आई के लिए हमारा फॉर्मूला है। और अगर एस के लिए फॉर्मूला देखो तो एस के लिए फॉर्मूला है एस बराबर आर इंटू ई की पावर 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो यहाँ से आई और एस की वैल्यू निकाल के हम किस में रख देते हैं, इस वाली जनरल फॉर्म के अंदर पुट कर देते हैं। और पुट करने के बाद में अगर आप देखो तो यहाँ से जो हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आती है, जो नई वाली डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आती है, जहाँ पे हमारा परतंत्र चर या डिपेंडेंट वेरिएबल बी होता है, तो ये हमारी एक कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आती है, जिसे हमें सॉल्व करना आता है, जिसे हम शायद सी एफ प्लस पी आई, शायद नहीं कंफर्म सी एफ प्लस पी आई वाली मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। यानी कि जो हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन होता है कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होता है, बाई बराबर सी एफ प्लस पी आई। और अगर मैं रिवाइज करने चाहूँ तो सी एफ आप आर बराबर 0 रख के निकालते थे, और पी आई हमारा आर की मदद से निकालते थे। ठीक है, यहाँ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ओवरऑल। तो हमारे कुछ स्टेप्स हैं, हमें एक बार माइंड में रखने हैं, क्योंकि इस मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें स्टेप्स हमारे माइंड में होने चाहिए, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसे आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप हुआ कि हमें क्या करना है, हमारी जो सेकेंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसे हमारी जनरल फॉर्म होती है d2y अपॉन dx2 प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy बराबर r के रूप में लिखना है। यहाँ पे हमारा d2y अपॉन dx2 का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 1 होना चाहिए। इतना करने के बाद में यहाँ से हम p, सेकंड हमारा स्टेप होगा, यहाँ से हम p, q तथा r की वैल्यू निकाल लेते हैं। और इतना निकालने के बाद में हमारा थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप से हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है, हमारी b की वैल्यू u की वैल्यू चाहिए होती है। और u की वैल्यू हम यहाँ से हमारा अभी हमने फॉर्मूला देखा e की पावर माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स की मदद से हम यहाँ से u की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ऐसे एक इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप होने के बाद में हमारा फोर्थ स्टेप होगा हमारा एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट होते हैं, उसको बनाना। यानी कि हम क्या करेंगे, बाई जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी जगह एक नया वेरिएबल b यूज़ करेंगे, यानी कि d2v अपॉन dx2 प्लस iv इक्वल्स टू s। एक नई फॉर्म हम यहाँ पे जनरेट करते हैं, और इस फॉर्म को जनरेट करने के लिए हमारे i और s इन दोनों की जो वैल्यू है, जो मान है, हमें पता होने चाहिए, तभी हम इसे जनरेट कर सकते हैं। यानी कि यानी कि फोर्थ स्टेप निकालने के लिए आपको सबसे पहले हमारा फिफ्थ स्टेप करना पड़ता है, यानी कि फोर्थ से पहले हमें फिफ्थ स्टेप को अप्लाई करना पड़ता है। तो फिफ्थ स्टेप के लिए हमें सबसे पहले i की वैल्यू पता होना चाहिए और
और एस की वैल्यू पता होना चाहिए। तो आई और एस की वैल्यू अगर हमारे पास हैं तो आई और एस की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये दे रखे फॉर्मूले। आई के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, Q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस के 1/2 dp/dx, ये हमारा आई के लिए फॉर्मूला है। और अगर आप एस के लिए फॉर्मूला देखो तो एस के लिए फॉर्मूला क्या है, एस बराबर आर इंटू ई की पावर 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये हमारा एस के लिए फॉर्मूला है। तो आई और एस की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली, और यहाँ से निकालने के बाद में हमारे फोर्थ स्टेप, यानी कि ये वाला स्टेप हमारा फोर्थ स्टेप होगा। आई और ये हमारा फोर्थ स्टेप होगा, आई तथा एस की वैल्यू निकालना, आई तथा एस की वैल्यू निकालना, ये हमारा क्या हुआ, फोर्थ स्टेप हुआ। और इससे पहले वाला जो स्टेप था हमारा कौन सा, ये वाला, यानी कि ये वाला हमारा फिफ्थ स्टेप होगा। तो यहाँ से हम इसे हटाते हैं, ठीक है, ये हमारा फिफ्थ स्टेप होगा। तो हम फिफ्थ स्टेप पे जाएंगे, हमारा फिफ्थ स्टेप पे जाएंगे, और फिफ्थ स्टेप हमारा होगा ये वाला, यानी कि आई और एस की वैल्यू निकालने के बाद में एक नई फॉर्म, नई d2b/dx2 प्लस IB इक्वल्स टू एस, ये निकालना। और ये निकालने के बाद में हम यहाँ से, यानी कि फिफ्थ स्टेप को सॉल्व करने के बाद में इसे हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद में हम क्या करते हैं, एक बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि सिक्स स्टेप क्या होगा, हमारे फिफ्थ नंबर के स्टेप में जो इक्वेशन दी गई है, यानी कि सेकंड इक्वेशन दी गई है, उसे सॉल्व करके बी की वैल्यू निकाल लेना। यानी कि बी की वैल्यू यहाँ से हमने क्या कर लेनी है, फाइंड कर लेनी है। और अब यहाँ पे बी की वैल्यू आने के बाद में, यानी कि अगर इसे मैं थर्ड इक्वेशन दूँ, अगर बी की वैल्यू हमें मिल जाती है तो हमारे पास यू की वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, और बी की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 से। तो हमारा ओवरऑल जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो y बराबर u इंटू बी होगा, यानी कि u की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट से रख सकते हो और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से रख सकते हो। और यही हमारा क्या होता है, प्रथम अवकल को हटाकर प्रसामान्य रूप से सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। प्रथम अवकल को हटाकर, यानी कि अगर हम एक बार और देखें, इस वर्ड को भी मैं समझा देता हूँ आपको, जो इसने बोला है प्रथम अवकल को हटाकर। तो प्रथम अवकल को हटाकर अगर हम देखें तो ये देखो, यहाँ पे प्रथम अवकल होगा हमारा dy/dx, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था। इसमें से इस dy/dx को हम यहाँ से हटा देते हैं, और हटाने के बाद में इसे किस में चेंज कर देते हैं, ओनली d2b/dx2 प्लस IB इक्वल्स टू एस, यानी कि यहाँ पे कहीं भी db/dx वाली टर्म आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब हमारा जो प्रथम अवकल है हमने यहाँ से हटा दिया, और यही कहता है हमारा मेथड, प्रथम अवकल को हटाकर प्रसामान्य रूप में रखना। प्रसामान्य रूप यानी कि ये नए वाले फॉर्म में हमने, यानी कि नई वाली जो जनरल फॉर्म है इसमें हम इसे रख देते हैं। तो ये हमारा वर्किंग मेथड हुआ हमारे सेकंड मेथड का जो पूरा वर्किंग मेथड है वो ये हो चुका है। इसके बाद में अगला हम देखेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से कि इसे कैसे यूज कर सकते हैं।